मैं अपनी ऑफिस में बैठा केस की फाइल देखने में मसरूफ था। अगले दिन पेशी थी और मुकदमा नाजुक मोड़ पर आ पहुंचा था। ये मुकदमा ऐसा था कि अगर मैं जीत जाता तो मैं बहुत मशहूर हो जाता, इसलिए मैंने इस केस में अपनी तमामतर सलाहियत लगा दी थी और बहुत मेहनत कर रहा था। इसीलिए मैंने चपरासी को हिदायत की थी कि किसी क्लाइंट को मेरे केबिन में आने मत देना। अचानक दरवाजा शोर के साथ खुला और एक लड़की आंधी तूफान की तरह अंदर आई। पीछे पीछे चपरासी भी अंदर आ गया और कहा, साहब, मैंने बहुत मना किया मगर ये लड़की मान नहीं रही है। उस लड़की ने मुझसे कहा, बात ये है वकील साहब के मुझे आपसे बहुत जरूरी मशवरा करना है और उसके लिए मैं आपको मुंह मांगी फीस दूंगी। उस लड़की को मैंने कई साल गुजरने के बाद भी पहचान लिया था। कॉलेज में जब मैं आखिरी साल में था तो ये लड़की फर्स्ट ईयर में नई नई आई थी और एडमिशन के कुछ ही दिनों बाद उसने बहुत शोहरत हासिल कर ली थी। वो बहुत गुस्से वाली और मगरूर लड़की थी। कुछ ही दिनों में बहुत सारे कॉलेज के लड़के उसके हाथों जलील हुए थे। मैंने उसे पहचान लिया था लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना था। मैंने उसे याद दिलाया तो फिर उसने मुझे पहचान लिया और कहा, मैंने आपका काफी नाम सुना है। अगर मालूम होता कि आप मेरे कॉलेज फेलो रह चुके हैं तो बहुत पहले आपसे मशवरा करती। मैंने कहा कि बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उसने कहा कि अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं कविता श्रीवास्तव हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम विशाल श्रीवास्तव है, उसके पति का नाम। सुनकर मेरे जहन में जबरदस्त धमाका हुआ लेकिन मैंने खुद पर काबू पाते हुए अपने चेहरे को सपाट रखा। उसने कहा, मैं अपने नाम के आगे का श्रीवास्तव हमेशा के लिए मिटा डालना चाहती हूँ। मैं अपने पति विशाल श्रीवास्तव से छुटकारा चाहती हूँ। मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। मैंने उससे वजह पूछी तो उसने कहा, वजह बताना जरूरी है क्या? मैंने चिढ़कर कहा, अगर बताना जरूरी नहीं समझती तो सीधे सीधे तलाक ले लो अपने पति से। मेरे पास क्यों आई हो? आसान भाषा में अपना मसला बताओ। उसने कहा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि विशाल श्रीवास्तव मुझे तलाक दे दे। मैंने उसे बार बार कहा लेकिन वो मुझे तलाक देने पर राजी नहीं होता। मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे जिद करने के बावजूद मुझे तलाक क्यों नहीं देता है। वो कोई वजह भी नहीं बताता, बस इनकार कर देता है। उसके चेहरे से मायूसी टपक रही थी। मैंने पूछा, आप ही बता दीजिए आपको तलाक क्यों चाहिए? उसने कहा, बस मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे साफ लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। उसने कहा, मुझे आप तलाक दिलवा दीजिए। मैंने उससे कहा, माफ कीजिए, मैं इस सिलसिले में मजबूर हूँ। ये आपका घरेलू मामला है। आप तलाक मांग रही है और आपका पति उस पर राजी नहीं है। भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसने कहा, आप उस पर मुकदमा तो दायर कर सकते हैं कि वो मुझे तलाक दे दे या ये भी नहीं कर सकते। मैं आपसे कह तो रही हूँ कि वो नहीं मानता, वरना मुझे मुकदमेबाजी का कोई शौक नहीं है। मैंने कहा, आप ये नहीं जानती कि बिना वजह किसी पर मुकदमा नहीं किया जा सकता कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। मुकदमे की कोई बुनियाद होती है। मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? और आप बताना जरूरी नहीं समझ रही बल्कि उल्टा नाराज हो रही है। वकील और मुवक्किल में अगर भरोसा और एतबार ना हो तो नुकसान मुवक्किल का होता है। फिर उसने एक लंबी सांस भरी और कहा, ये एक लंबी कहानी है। मैंने कहा, आप वो कहानी सुनाना शुरू कर दे और ये अच्छी तरह समझ लो कि मुकदमा तुम दायर कर रही हो उसकी हार जीत का असर डायरेक्ट तुम पर होगा। इसलिए कोई बात छुपाना खुद आपके लिए नुकसानदेह होगा और मुकदमे की कार्रवाई में भी रुकावट बनेगा। इस दौरान मेरा वो क्लाइंट आ गया जिसकी कल मुकदमे की पेशी थी। मैंने कविता से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो कल आ जाओ या फिर मेरे क्लाइंट के जाने का इंतजार कर लो। वो उठ गई और बोली, मैं कल आ जाऊंगी। फिर उसने पर्स में से नोटों की गड्डी निकालकर मेज पर रख दी और कहा, ये आपकी पेश की फीस है। मैं उससे फीस नहीं लेना चाहता था लेकिन बहुत जिद करके उसने मुझे फीस थमा दी और कहा कि आप मेरे वकील हैं और आपको फीस लेना पड़ेगी। अगर आपने फीस नहीं ली तो मैं किसी और वकील के पास चली जाऊंगी। इसलिए मुझे फीस लेना पड़ी। मैं नहीं चाहता था कि वो किसी और वकील के पास जाए। मैंने तय कर लिया था कि उसका मसला बगैर मुकदमे के हल करने की कोशिश करूंगा। वो बालों को लहराती हुई वापस चली गई। रात को जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मेरी आंखों में कविता और विशाल श्रीवास्तव की तस्वीर नाच रही थी। विशाल श्रीवास्तव जो मेरा दोस्त था, मेरा ताश का पार्टनर था और उसके बहुत से कारोबारी मुकदमे मैंने लड़े थे। दूसरा दिन आ गया मगर कविता नहीं आई। मैं शिद्दत से उसका इंतजार कर रहा था लेकिन अचानक विशाल श्रीवास्तव आ गया और आते ही मुझसे कहा, मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूँ दर्शन। मेरी बीवी ने कल रात मुझ पर मुकदमा करने की धमकी दी है। वो तलाक चाहती है।
मैंने कहा तो तुम्हें क्या एतराज है? मैंने ऐसे कहा जैसे तलाक देना कोई छोटी मोटी बात हो। उसने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हो, बोलने से पहले सोच लिया करो। मैंने कहा, सोचकर ही बोल रहा हूँ। जब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि तुम्हारी बीवी तलाक लेने के लिए अपने पति पर मुकदमा करने को तुली है तो तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए। उसने कहा, ये नहीं हो सकता, मैं उसे किसी सूरत में तलाक नहीं दूंगा। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम ही अब इस मसले को हल कर सकते हो। मैंने कहा, मुझे अफसोस है विशाल, तुम्हें किसी और वकील के पास जाना होगा। मैं सही कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ से मुकदमा नहीं लड़ सकूंगा। मेरी जबान उस वक्त एक दोस्त की जबान नहीं थी बल्कि एक वकील की जबान थी, कारोबारी जबान थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो अभी तक मुझे हैरत और अफसोस से तक रहा था। उसने पूछा, आखिर क्यों? पूरा किस्सा सुने बगैर तुमने इनकार क्यों कर दिया? मैं तुम्हें इतनी फीस दूंगा जो तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा होगी। मैंने कुर्सी से उठकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और समझाते हुए बोला, मैं तुम्हारा केस जानबूझकर नहीं सुनना चाहता क्योंकि इस तरह तुम नुकसान में रहोगे, तुम्हारा केस कमजोर हो जाएगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें खसारे में देखना कभी पसंद नहीं करूंगा। विशाल ने कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैंने कहा, तुम्हारी पत्नी कविता कल शाम मुझे ये मुकदमा लड़ने का पेशगी मुआवजा दे चुकी है। मेरी इस बात पर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ और कहा, तो तुम उसकी तरफ से मेरे खिलाफ मुकदमा लड़ोगे? उसकी आवाज गुस्से से लरज रही थी। मैंने कहा, मैं एक वकील हूँ विशाल, मेरी तो रोजी रोटी ही यही है। वो बोला, तुम्हें पता था कि कविता मेरी बीवी है? मैंने कहा, मुझे कल ही उसके मुंह से पता चला। फिर भी तुमने उसकी दी हुई फीस कबूल कर ली और मेरे खिलाफ जंग पर आमादा हो गए। विशाल बुरी तरह चिल्ला रहा था। बहुत खूब दोस्ती निभाई तुमने। मैंने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ विशाल, लेकिन मैंने इंतहाई मजबूरी में ये कदम उठाने की हामी भरी है। विशाल गुस्से से बोला, कहीं वो हरामजादी तुम्हारी माशुका तो नहीं रह चुकी है? या मुमकिन है अब भी हो? उसकी बात से जहर टपक रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके गुस्से को किस तरह ठंडा करूं। उसकी आंखों में मेरे लिए शक दिख रहा था। मैंने कहा, तुम गलत सोच रहे हो विशाल, मैं कसम खा सकता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं और तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, मेरी खाई हुई कसम पर भी भरोसा नहीं करोगे। विशाल ने कहा, अब मैं तुम पर जिंदगी भर भरोसा नहीं करूंगा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उसने जाने की तैयारी करते हुए सिगरेट का पैकेट मेज से उठा लिया। मैंने कहा, हम दोस्त हैं विशाल, दोस्त ही रहेंगे। क्लब में इसी तरह पत्ते खेलते रहेंगे। तुम अपने दिल से ये नफरत निकाल दो। मैं दावा करता हूँ कि अगर तुम सीधे और सच्चे रास्ते पर हो तो मैं क्या, दुनिया का बड़े से बड़ा वकील भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और चला गया। मैं अपने चकराते हुए सर को थामकर कुर्सी पर ढेर हो गया। इससे पहले मैंने ऐसी मुश्किल का सामना नहीं किया था। किसी मुकदमे ने मुझे इतनी तकलीफ नहीं दी थी। इस मुकदमे ने शुरू से ही मेरे कस बल ढीले कर दिए थे। भगवान जाने आगे क्या होने वाला था। दूसरे दिन कविता आई तो मैंने उससे कहा कि आप मुझे पूरी बात सही सही बताएं कि आपको तलाक क्यों चाहिए। उसने कहा, ये मेरा जाती मामला है, मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने जोर देते हुए कहा, ये अब मेरा भी जाती मामला है। मुकदमे की कामयाबी इसी पर है कि आप मुझे सब कुछ सही सही बताएं कि क्या आपका पति विशाल श्रीवास्तव आपको परेशान करता है। मैंने दूसरे तरीके से उससे पूछना चाहा, क्या वो आपको तंग करता है, माली तौर पर आपको सताता है, या वो आपकी मोहब्बत में किसी और लड़की या औरत को शामिल कर रहा है? मेरा मतलब है कि क्या उसके संबंध किसी और औरत से हैं, या फिर वो आपको मेंटली टॉर्चर करता है या आपके साथ मारपीट करता है। कविता ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे साथ बहुत अच्छी से रहता है। मैंने पूछा, तो फिर आप क्यों चाहती हैं कि वो आपको तलाक दे दे? मुझे कोर्ट में तलाक की कुछ तो वजह बताना पड़ेगी। कविता ने कहा, मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। मैं बुरी तरह उछल पड़ा। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं मनोज से दूसरी शादी करना चाहती हूँ, वो मेरे साथ पढ़ता था, वो मुझे बहुत चाहता है, मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती। जिस बेशर्मी से उसने अपने इश्क की दास्तान मुझे सुनाई वो मुझे हैरान करने के लिए काफी था। उसने कहा कि मैं उससे शादी से पहले ही प्यार करती थी। मैंने पूछा, तो फिर आपने विशाल से शादी क्यों की? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मनोज से आप पहले भी शादी कर सकती थी। कविता ने कहा, जरूर कर सकती थी, लेकिन इस सूरत में मुझे डैडी की सारी दौलत और जायदाद से बेदखल होना पड़ता।
असल में बात ये है कि मेरे डैडी खानदानी रईस नहीं थे, उन्हें वर्षे में सिर्फ गुर्बत मिली थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटी सी थी और हम लोग एक तंग और गंदी गली में रहा करते थे। जिस कोठरी में हम रहते थे वो भी हमारी अपनी ना थी। उसका किराया डैडी और मम्मी अपना पेट काट कर अदा किया करते थे। जब गली में कोई कुछ बेचने वाला आता और मैं कुछ चीज लेने की जिद करती तो मेरी माँ मुझे बहुत मारती थी। उस जमाने में डैडी कपड़े की एक दुकान पर काम करते थे। फिर भगवान जाने कैसे डैडी ने अपनी दुकान खोल ली। मैं नहीं जानती थी कि दुकान खोलने के लिए पैसा उनके पास कहाँ से आया। शायद माँ के जेवर बेचे थे, लेकिन माँ के पास जेवर भी इतने ना थे कि उनसे कपड़े की दुकान खुल सकती। अब मुझे रह रहकर ये ख्याल आता है, बल्कि 100% यकीन है कि इस कारोबार में विशाल श्रीवास्तव के बाप ने मेरे पिता की मदद की थी। डैडी जब तक जिंदा रहे उसके बाप का जिक्र बड़ी एहसानमंदी और इज्जत से करते रहे। धीरे धीरे डैडी के कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती गई। जब मैंने होश संभाला तो हम लोग एक महल नुमा कोठी में रहते थे। दौलत और नौकरों की रेलपेल थी और दुनिया की हर आसाइश हमें नसीब थी। देखते ही देखते डैडी कपड़ों की 3 मिल के मालिक बन गए थे। विशाल श्रीवास्तव के बाप के देहांत के बाद उसके पूरे कारोबार की बागडोर विशाल के हाथ में थी। वो अक्सर हमारे घर आया करता था। डैडी उससे बहुत अच्छी तरह पेश आते थे। यकीनन डैडी को इस मुकाम तक लाने में उसके बाप का मजबूत हाथ था, वरना शायद मेरे बार बार इनकार के बाद वो विशाल का रिश्ता मेरे लिए मंजूर न करते। उसने खुद डैडी से मेरा रिश्ता मांगा था। मेरे डैडी ने मेरी राय लेने की जरूरत नहीं समझी और इस रिश्ते को कबूल कर लिया। मुझे कोई कदम उठाने का मौका ही नहीं मिला। इनकार करना मेरे बस में था और वो मैंने पूरे जोर शोर से किया। मैंने मनोज से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन मेरे डैडी विशाल को जबान दे चुके थे और अगर ना भी देते तो उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करना मेरे डैडी के बस से बाहर था। एहसान का बोझ इतना था कि उनकी हिम्मत ही ना पड़ी। मैं डैडी की दौलत से हाथ धोना नहीं चाहती थी। डैडी ने न सिर्फ खुल्म खुल्ला ऐलान कर दिया था बल्कि वसीयत भी कर दी थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर मैंने विशाल के अलावा किसी और से शादी की तो उनकी दौलत में से मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये कि अगर मैंने अपनी मर्जी से बगैर किसी ठोस बुनियादों के विशाल से तलाक ली तो फिर मैं उनकी जायदाद की हकदार नहीं रहूंगी। उन्होंने मेरे लिए निजात का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था और अब वो पिछले साल मर चुके हैं। उनकी जिंदगी में मेरी इतनी जुर्रत कभी ना हुई, लेकिन अब मैं आजाद हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि मैं मनोज से शादी कर लूँ। विशाल से शादी के बाद भी मैं मनोज से बराबर मिलती रही थी। उसके बगैर रहने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। उसकी ढिठाई पर मुझे बेहद हैरत हुई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पति विशाल को इस बात का पता है कि तुम मनोज से मिलती हो? कविता ने कहा, उसने मुझे कभी नहीं कहा। वैसे उसे मेरी और मनोज की दोस्ती का पता होगा। मैंने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि विशाल को आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। कविता ने कहा, ये हकीकत है। विशाल मुझे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता है, वरना इन हालात को देखते हुए वो खुद तलाक दे देता। मैंने कहा, आपको अपने पति की कदर करना चाहिए, ऐसे मर्द बहुत कम होते हैं। कविता ने कहा, मुझे इसका एतराफ है कि वो एक खरा आदमी है, आइडियल शख्सियत है, मगर फिर भी मैं उसे पसंद नहीं करती। मुझे नफरत है उससे। मैं सिर्फ मनोज को चाहती हूँ, उसको अपनाना चाहती हूँ। अगर उसके सामने कोई फरिश्ता भी खड़ा हो जाए तो मैं मनोज को ही पसंद करूंगी। उसकी हठ धर्मी पागलपन की हद पार कर चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, ठीक है, आपकी जिद को देखते हुए मैं ये मुकदमा दायर कर देता हूँ, लेकिन मुझे कामयाबी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुकदमा ठोस दलाइल और सच की बुनियादों पर जीता जाता है। ख्याली पुलाव और जज्बाती उबाल कोई मायने नहीं रखते। तलाक के लिए अदालत का पहला सवाल यही होगा कि आपने बालिग होते हुए भी विशाल श्रीवास्तव से शादी क्यों की? अगर मनोज से शादी करना थी तो पहले कर ली होती। फिर आपको वहाँ सफाई देना होगी कि आपने अपने डैडी की दौलत हासिल करने के लिए विशाल से शादी कर ली और अब आप चाहती हैं कि अदालत विशाल श्रीवास्तव को जबरदस्ती तलाक देने पर मजबूर कर दे और यूं के आपको अपने डैडी की दौलत भी मिल जाए और मनोज की मोहब्बत भी। आपको कहना पड़ेगा कि आप एक तीर से 2 शिकार करना चाहती थी। ना दौलत छोड़ सकती है, ना मनोज से ताल्लुक खत्म कर सकती है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, आप मनोज का नाम ही मत आने दीजिए। मैंने कहा, मैं नहीं आने दूंगा तो क्या है, विशाल तो उसका नाम जरूर लाएगा बीच में। मेरी उकताहट और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इतनी खुदगर्ज और बेकदर औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी।
उसने कहा मैं नहीं समझती कि विशाल ऐसा करेगा, वो अपनी इज्जत को भरे बाजार में रुस्वा करना पसंद नहीं करेगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं मुस्कुराया और बोला आप बीच बाजार में उसकी इज्जत नीलाम करेंगी और वो आपका कच्चा चट्टा भी ना खोले, आपको अदालत का तजुर्बा नहीं है। ये तो वो जगह है जहाँ जरा सी अकल से झूठ को सच और सच को झूठ में बदला जाता है, वो कुछ सामने लाया जाता है जिसका हकीकत से दूर दूर का वास्ता भी नहीं होता। और मनोज तो एक हकीकत का नाम है। उसने कहा तो आखिर आप किस मर्ज की दवा है, आप मुझे ही डरा रहे हैं। अगर ये सारी पेचीदगी मुझसे हल हो सकती तो मैं खुद अपना मुकदमा ना लड़ लेती। मैंने आपको अपना वकील किया है, इन सारी बातों पर आप गौर करो जिनसे मुझको डरा रहे हैं। मैंने पूछा ये आपका आखिरी फैसला है कि आप मुकदमा करके ही दम लेंगी? उसने जवाब दिया हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। वो अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, मैं ये केस अदालत में ले जाता हूँ, नतीजे का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। मुझे नहीं लगता कि हम ये मुकदमा जीत पाएंगे। उसने कहा यानी आप अभी से मायूस हैं? आप ऐसा करे वकालत के पेशे को छोड़ दीजिए और नजूमी बन जाइए। मुझे आपकी सलाहियत पर भरोसा था, मैंने आपकी शोहरत सुनी थी इसीलिए आपके पास आई थी, मगर आप तो अभी से हार मान कर बैठ गए हैं। अगर आप मेरा केस नहीं लड़ना चाहते तो मैं किसी और वकील के पास चली जाती हूँ। मैं अपनी ईगो पर चोट बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे समझाते हुए बोला देखो कविता, मैं इस केस को जीतने के लिए अपनी पूरी सलाहियत लगा दूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, फिर नतीजा भगवान के हाथ में है। इसके बाद वो चली गई। रात को मैं क्लब में ताश खेलने चला गया, वहां पर मेरी मुलाकात विशाल से हुई। विशाल अब भी बहुत गुस्से में था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और कहा देखो विशाल, गुस्सा मत करो, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने बहुत चाहा कि कविता ये इंतहाई कदम उठाने से बाज आ जाए मगर वो नहीं मान रही है। विशाल ने कहा लानत भेजो उस औरत पर, क्या पूरे शहर में एक तुम ही अकेले वकील रह गए थे उसकी तरफदारी को? मैंने कहा वो खुद मेरे दफ्तर आई थी, मैं इनकार न कर सका। विशाल ने कहा क्यों इनकार नहीं कर सके, तुम उसे किसी दूसरे वकील के पास भेज देते। अपने दोस्त पर कीचड़ उछालने का तुमने इकरार ही क्यों किया? मैंने कहा वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, उससे मेरी पुरानी जान पहचान निकल आई है। मेरी और तुम्हारी दोस्ती इतनी पुरानी नहीं जितनी मेरी और कविता की जान पहचान है। उसने गर्दन हिलाई और कहा तो किस्सा यूं है, मैं भी कहूँ कि तुम मेरे खिलाफ लड़ने पर कैसे राजी हो गए? अब वो कुछ ठंडा पड़ गया था। उसने पूछा अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने कहा मैं मुकदमा लड़ूंगा, नतीजा कुछ भी निकले उसका केस बेजान है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम उसकी बात क्यों नहीं मान लेते? अगर वो तलाक चाहती है तो फिर तुम उसे तलाक क्यों नहीं देते? विशाल ने कहा मैं किसी भी हालत में उसे तलाक नहीं दूंगा, वो मेरी है और मैं किसी कीमत पर उसे खुद से जुदा नहीं करूंगा। मैंने उससे मोहब्बत की है इसीलिए उससे शादी की। मैं उसके बगैर अधूरा हूँ, वरना क्या मेरे लिए उससे बेहतर लड़की नहीं मिल सकती थी? मुझे उसके और मनोज के संबंध के बारे में भी पता है। मुझे पता है कि मुझसे तलाक लेकर वो मनोज से शादी करना चाहती है। वो बहुत मक्कार है, उसकी चक्करबाजी मैं खूब समझता हूँ। अगर वो मनोज के इश्क में मरी जा रही थी तो उसने पहले मुझसे शादी क्यों की? उसका मंसूबा है कि दौलत भी उसको मिल जाए और वो मनोज के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरे। मैं उसकी स्कीम कामयाब नहीं होने दूंगा, उसे मेरी बीवी बनकर जीना पड़ेगा और मेरी बीवी की हैसियत से ही वो मरेगी। मुझे ये भी पता है कि वो मुझसे बहुत नफरत करती है, लेकिन मैं उसकी नफरत को जरा बराबर अहमियत नहीं देता। सिर्फ ये जानता हूँ कि मुझे उससे हद दर्जा मोहब्बत है और उससे जुदाई का तसव्वुर भी मेरे लिए मुहाल है। मैं उसे हर लम्हे अपने पास देखना चाहता हूँ। मैंने केस दायर कर दिया, 3 पेशियां हो चुकी थी, मैं अजीबोगरीब हालात से दो चार था। सुबह कोर्ट में विशाल श्रीवास्तव के खिलाफ मेरी जबान जहर उगलती थी और शाम को क्लब में ताश खेलते हुए मैं विशाल का पार्टनर बना होता था। हर पेशी के बाद विशाल पहले से ज्यादा खुश होता और उसकी खुशी बजा थी। मुझे ये 3 पेशियां भुगताने से ही अपनी हार साफ नजर आ रही थी। कविता हर आने वाली पेशी से पहले जरूरी सलाह मशवरे के लिए मेरे दफ्तर में आती थी। चौथी पेशी होने से पहले मैंने उसे बता दिया कि हम ये मुकदमा हार जाएंगे, आपका केस मेरे पेशे की धज्जियां बिखेर देगा। मैं अपने मौजूदा मुकाम से कई बरस पीछे चले जाऊंगा। मुझे अभी से शिकस्त दिखाई दे रही है और फैसला होने के बाद तो मेरी साख मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे कलीग्स मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैंने ऐसा कमजोर केस लिया ही क्यों था।
मैंने मायूसी से कहा, मैं बेमौत मर रहा हूँ और इसी वक्त मर गया था जब मैं ये मुकदमा लड़ने पर राजी हुआ था। कविता ने कहा, मैं आपको मुमांगी फीस दूंगी। मैंने कहा, मुमांगी फीस से क्या होता है? आपकी दलीलें बेबुनियाद है और अक्सर बात तो ऐसी है जिन्हें अदालत में उठाने का मतलब ही अपना मजाक उड़ाना होगा। मैं बेजार हो चुका था और चाहता था कि ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाए। मैंने कहा, अदालत में मैं क्या साबित करूं? आपका पति आपको तंग नहीं करता, किसी दूसरी औरत का चक्कर भी बीच में नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों की शादी आप दोनों की मर्जी से हुई है। आपके डैडी ने बड़ी धूमधाम से ये शादी की थी। अब 4-5 साल बीत जाने के बाद आपको ख्याल आया कि विशाल से तलाक ली जाए, भला क्यों? कविता ने कहा, ये ख्याल मुझे शुरू से था। मैं इस शादी पर किसी तौर पर राजी नहीं थी। मैंने कहा, अदालत ये मानने को तैयार न होगी। अगर आप राजी नहीं थी तो ये शादी आपने क्यों की? और ये समझ लेना जरा भी मुश्किल नहीं होगा कि आपने सिर्फ बाप की दौलत हासिल करने के लिए ये नाटक खेला। वो सर झुकाकर बैठ गई और किसी गहरी सोच में डूब गई। मैं उसके बोलने का इंतजार करता रहा। अचानक वो पुरजोश लहजे में बोली, एक बहुत ही फौलादी पॉइंट मेरे जहन में आया है। मैंने पूछा, बताओ वो क्या है? कविता ने कहा, विशाल मुकम्मल मर्द नहीं है। मैंने खुद को सुन होता महसूस किया। ये क्या कह रही हो तुम? कविता ने कहा, जी हाँ, ये हकीकत है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि शादी के 5 साल गुजरने के बाद भी मैं मां नहीं बन सकी हूँ। मैंने कहा, ये कोई सबूत नहीं है। बहुत से मर्द ऐसे हैं जो मर्द होने के बावजूद औलाद से महरूम रहते हैं। कविता ने कहा, अगर ये काफी नहीं है तो फिर मैं अदालत में विशाल के कंप्लीट मेडिकल चेकअप कराने का कहूंगी। मुझे पक्का यकीन है कि विशाल ये वार बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और जीत हमारी होगी। मर्दानगी पर हमला बड़े बड़ों को पसपा कर देता है। वो इस रुसवाई का सामना करने पर कभी राजी नहीं होगा और अगर हो गया तो ये उसकी बदकिस्मती के ताबूत में आखिरी कील होगी। मैं रात में क्लब पहुंचा तो बुरी तरह थका हुआ था। विशाल को देखकर मुझे तरस आने लगा। मैं अपने दोस्त की बदनामी और रुसवाई का सबब बनने वाला था, और रुसवाई भी ऐसी जो इंसान को खुदकुशी पर मजबूर कर दे। मैंने दोस्ती के आगे घुटने टेक दिए। मैंने विशाल से कहा, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करना है। हम दोनों उठकर बाहर आ गए। मैंने उससे कहा, कविता अब तक माँ क्यों नहीं बन सकी है? मेरी बात सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, ये क्या कह दिया तुमने? उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। मैंने कहा, हमारी दोस्ती मेरे पेशे पर भारी पड़ गई है, वरना तुमसे ये सब अकेले में पूछने की बजाय अदालत में पूछता। मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो अचानक टूटकर बिखर गया है। मैंने कहा, कविता ने एक अहम नुक्ता उठाया है। उसका दावा है कि तुम मुकम्मल मर्द नहीं हो और वो अदालत से कहकर तुम्हारा मेडिकल चेकअप करवाना चाहती है। वो गुस्से में फट पड़ा और कहा, बकती है वो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी गिर जाएगी। वो खुद बच्चा ना होने की गोलियां खाती रही है, शुरू से बकवास करती आई है कि बच्चे उसे सख्त नापसंद है और वो फिलहाल मां नहीं बनेगी। मैंने इस पर भी कोई एतराज नहीं किया और बाप बनने की ख्वाहिश को दफन कर दिया। मैं हर किस्म के मेडिकल चेकअप के लिए तैयार हूँ। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि हमारे मुल्क में मेडिकल साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि किसी को मर्दानगी की सनद दे सके। औरत का बयान इस सिलसिले में काफी अहमियत रखता है। वो अंधेरे में घूरता रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं अदालत में अपनी कमी का एतराफ कर लूंगा। मैंने कहा, फिर तो तुम मुकदमा हार जाओगे। उसने कहा, मैं फिर भी मुकदमा जीत जाऊंगा। तुम अपनी क्लाइंट से कह दो कि विशाल श्रीवास्तव ने अपने मेडिकल चेकअप से पहले ही अपनी नामर्दी को कबूल कर लिया है। क्या तुम मान लोगे कि तुम नामर्द हो? उसने मेरे कान में धीरे से कहा, इसकी नौबत ही नहीं आएगी, चलो पत्ते खेलते हैं। उसने मेरे कंधे पर प्यार से हाथ मारा और कहा, अपने दिमाग को ठंडा करो राकेश और टेंशन मत लो। अगली शाम एक नई मुसीबत लेकर आई। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपना सर दीवार से टकराना शुरू कर दूं। कविता मेरे पास आई और मुझसे कहा कि मैं मुकदमा वापस ले रही हूँ। मैंने उससे कहा, 2 दिन पहले तो आप विशाल का मेडिकल चेकअप करवाने को जिद कर रही थी, आज मुकदमा वापस लेने बोल रही हो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि पागल कौन है, आप या मैं। उस गिरगिट जैसी लड़की पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, इसको आखिरी फैसला समझ लो, मुकदमा हर सूरत में वापस होगा। आप अपनी अकल पर ज्यादा जोर मत दो और जो मैं कह रही हूँ वो करें। वो शिकस्त से निढाल और उदास लग रही थी। मैंने कहा, अब भी दोबारा सोच लो, ऐसा ना हो कल तुम आकर कोई नया हुक्म
दे दो, उसने कहा। मैंने सोच लिया है, कागजात अदालत से वापस मंगवा लो, अब मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगी। उसने बेचैनी से अपनी उंगलियां मसलते हुए कहा। वो जाने के लिए मुड़ी तो मैंने मेज की दराज से नोटों की गड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी और कहा, ये लेते जाइए, मुकदमा खत्म हो चुका है। ये वही रकम है जो आपने मुझे एडवांस दी थी। उसने कहा, नहीं, इसे आप ही रख लीजिए, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, मुझे इसका एहसास है। मैं उसे फीस की रकम वापस करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहा, आपको ये रुपए लेने पड़ेंगे, आपने जो वक्त लगाया है ये उसका नजराना है। उसने तेजी से कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर दफ्तर से बाहर निकल गई। उसके कदमों में लड़खड़ाहट थी, वो बहुत उदास और थकी हुई लग रही थी। शाम को मैं ताश खेलने क्लब पर पहुंचा और विशाल से कहा, कविता ने मुकदमा वापस ले लिया है। विशाल ने कहा, मुझे मालूम था यही होगा, मुझे कल इसका यकीन हो गया था। कल रात मैंने कविता से साफ कर लिया था सारा मामला, मैंने किसी मुरव्वत से काम नहीं लिया था। उसने सिगरेट निकालकर होंठों में दबा ली। मैं जानना चाहता था कि आखिर क्या मामला हुआ। मैंने विशाल से कहा, प्लीज मुझे बताओ क्या मामला है। विशाल ने कहा, तुमने कविता का वकील होते हुए सारी बिसात मेरे हक में पलट दी। मैंने कविता को अच्छी तरह समझा दिया कि मैं अदालत में अपनी नामर्दी का खुले दिल से इकरार कर लूंगा। मेडिकल चेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई मर्द अपने लिए बदनामी का ये फंदा अपनी गर्दन में नहीं पहनता, लेकिन मैं पहन लूंगा। मगर इसके साथ ही मेरा अदालत से ये मुतालबा होगा कि कविता का भी मेडिकल चेकअप कराया जाए। मेरी मालूमात के मुताबिक हमारे मुल्क में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की जरूर कर ली है कि वो किसी औरत के बारे में पता कर सके कि वो अभी तक कुंवारी है या औरत बन चुकी है। बहुत मुमकिन है कविता का मेडिकल चेकअप होने के बाद मुझे मनोज को भी घसीटना पड़ जाता। उसने बहुत दिन चैन से गुजार लिए हैं और अब सारी जिंदगी आरामो आसाइश से बसर करने के सपने देख रहा है। मेरा ख्याल है कि मुकदमे की इस नई करवट के बाद कानून खुद कविता और मनोज के गले में अटक जाएगा। ये मुकदमा कविता ने दायर किया था, मैंने उसको ढील दी और केस में कोई दिलचस्पी ना ली। मगर दूसरा मुकदमा मैं दायर करता कविता और मनोज के खिलाफ, और उसमें मेरा इल्जाम ये होता कि उन दोनों के बीच नाजायज संबंध है। दोनों के मेडिकल चेकअप की मांग करता। जाहिर है मैंने तो पहले ही कबूल कर लिया है कि मैं नामर्द हूँ। मेरे केस करने के बाद कविता और मनोज का जीना हराम हो जाएगा और उन्हें सजा भी हो सकती है। ये सारी बातें मैंने कविता को समझा दी। इसके बाद जाहिर है वो डर गई और अपना केस वापस लेने पर तैयार हो गई। इस बात को आज 5 साल बीत चुके हैं और विशाल और कविता हंसी खुशी एक साथ रह रहे हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। मनोज ने भी शादी कर ली है और अपनी पत्नी के साथ लंदन शिफ्ट हो गया है। विशाल और मैं आज भी अच्छे दोस्त हैं और क्लब में ताश खेलते हैं। कविता से भी मेरी मुलाकात होती रहती है। वो वाकई में आज बहुत खुश है और विशाल के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है।